नाउ तो आज हमने देखना है कि डे वर्सेस नाइट रेस्पिरेशन इन लीव्स, है ना। डे वर्सेस, इज दिस विजिबल टू एवरीवन? यस सर। तो साथ साथ आप नोट बनाते जाना, ठीक है। जहां पे नहीं समझ आएगा मुझे बोलना। तो डे और नाइट के टाइम पे लीव्स में रेस्पिरेशन में क्या फर्क होता है। तो पहला हम देखेंगे डे के टाइम पे क्या होता है। ड्यूरिंग डे के टाइम पे आपको याद रखना है फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि लाइट प्रेजेंट होती है तो फोटोसिंथेसिस ऑकर्स डे के टाइम पे। अब जब फोटोसिंथेसिस ऑकर हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस से क्या बनेगा? यस, फोटोसिंथेसिस से ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के टाइम पे बना, इसमें से कुछ पार्ट, सम ऑक्सीजन इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन, क्योंकि हमने पहले ही देखा प्लांट्स शो करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इनमें जो सेल्स में ब्रेक डाउन ऑफ फूड होगा वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। सो वी कैन से दैट सम ऑक्सीजन इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन, और रेस्ट जो है वो डिफ्यूज आउट हो जाता है। जो ऑक्सीजन बचेगा दैट डिफ्यूजेस आउट। हाँ, वन मोर इंस्ट्रक्शन आपको मैं दूंगा, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए आप इधर उधर की बातें मत करना प्लीज। और यहाँ पे ये भी होता है कि ट्रैक रहता है कंप्लीट, किसने बात की किसने नहीं की, और किसने होम किया लेक्चर के टाइम पे उसकी उसी हिसाब से प्रेजेंस मिलती है फिर मिनट्स में, ठीक है। तो वो आप उस चीज का ध्यान रखना है। तो हमने बोला डे के टाइम पे फोटोसिंथेसिस होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, और वो कुछ पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज होता है दिन के टाइम पे, और बाकी जो है वो आउट हो जाता है, डिफ्यूज आउट हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा जो है, डे के टाइम पे रेस्पिरेशन भी होती है, और रेस्पिरेशन से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम रेस्पिरेशन है वो किस में यूज होगा? सो वो यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। समझ आया यहां तक? यस सर। दिन के टाइम में प्लांट में फोटोसिंथेसिस भी होता है और भी होता है। फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और उस ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में यूज किया जाएगा, और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा जिसमें यूज किया जाएगा। अब नेट एक्सचेंज क्या है दिन के टाइम पे? नेट एक्सचेंज क्या है कि हो क्या रहा है एट द एंड? नेट एक्सचेंज, तो दिन के टाइम पे आपको याद रखना है ऑक्सीजन डिफ्यूजेस आउट। ऑक्सीजन क्योंकि ज्यादा मात्रा में बनता है, ज्यादा अमाउंट्स में बनता है, इसलिए वो डिफ्यूज हो जाता है। दिन के टाइम में प्लांट ऑक्सीजन को एक्सहेल करता है या डिफ्यूज आउट करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? इट डिफ्यूजेस इन। यस, दिन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है एट द एंड कि ड्यूरिंग डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस होती है, जिससे ऑक्सीजन बनेगा, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज होगा, और रेस्पिरेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज किया। तो ये दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ साथ चलती है। तो नेट एक्सचेंज क्या हो जाता है? नेट एक्सचेंज डे के टाइम पे ऑक्सीजन ज्यादा बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, अंदर की तरफ, ठीक है। यहाँ बोले कि प्लांट यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को दिन के टाइम पे। यहां तक क्लियर है? यस सर। टेक द स्क्रीनशॉट दिस। चलिए, then now see what will happen during the night. नाइट के टाइम पे लीव्स में क्या होता है? सो एट नाइट व्हाट विल हैपन? नाइट के टाइम पे ओनली रेस्पिरेशन ऑकर्स, है ना। प्लांट में नाइट के टाइम पे क्योंकि लाइट नहीं होती है तो खाली रेस्पिरेशन होगा, ओनली रेस्पिरेशन ऑकर्स, है ना। तो लीव्स में नाइट के टाइम पे खाली रेस्पिरेशन होता है, और फोटोसिंथेसिस नहीं होता है क्योंकि लाइट प्रेजेंट नहीं होती है, और फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। तो इसका मतलब जब रेस्पिरेशन होगा तो ऑक्सीजन डिफ्यूज इन, ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाएगा, इट विल डिफ्यूज इन, एंड दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया जाएगा? यूज्ड फॉर
Respiration. क्लियर यहाँ तक? नाउ जब रेस्पिरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा एंड कार्बन Sir, डाइऑक्साइड I have a हो question. जाएगा. यस Sir, is plant breathe? यस Sir, यस. can plant breathe? कैन प्लांट ब्रीथ? Yes, लुक, sir. गैसियस एक्सचेंज प्लांट कर सकता है, ठीक है. अब आपका मतलब क्या है ब्रीदिंग से? अगर आपका मतलब ब्रीदिंग से गैसियस एक्सचेंज है देन यस, प्लांट्स डू ब्रीथ. Oxygen, sir, अब oxygen. Sir, oxygen use Yeah. करना breathing के लिए. yes, plants do use oxygen. aerobic respiration show करते हैं. they use oxygen for the breakdown, cellular respiration, for the breakdown of the respiratory substrate, क्योंकि plants aerobic होते हैं, so they will use oxygen. Sir, Okay. but how, sir? how do plants use oxygen? Is that the question? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, plants use oxygen for oxidation of the food products like glucose. इनमें बनता है photosynthesis के टाइम पे, उसकी cellular Yes, sir. breakdown माइटोकॉन्ड्रिया में जब breakdown हो जाएगा, पहले साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू द पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट. फिर पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके जाएगा, वहां पे उसको लिंक रिएक्शन के जरिए एसिटाइल को ए में कन्वर्ट किया जाएगा. एसिटाइल को ए को फर्दर फिर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या ब्रेक डाउन किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो वहां पे ऑक्सीडेशन Yes, यूज sir. किया जाता है, ब्रेकिंग द बॉन्ड्स ऑफ द व्हाट वी कॉल एज साइट्रिक एसिड. ओके, Thank you, sir. so plants use oxygen. Okay, now see, कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि नाइट के टाइम पे खाली रेस्पिरेशन होता है, नाइट के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है. फोटोसिंथेसिस से हमारा बाहर निकल रहा था ऑक्सीजन और रेस्पिरेशन से बाहर निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यूज भी नहीं होगा. अगर कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं होगा तो एज इट इज कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा स्टोमेटा के जरिए, लेंट सेल्स के जरिए, जो भी अभी तक हमने देखा था. नाउ क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट हो जाता है एज इट इज नॉट यूज्ड, एज इट इज नॉट यूज्ड. ठीक है, why? because there is no photosynthesis. क्योंकि नाइट के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं हो जाता है नाइट के टाइम पे. सो कार्बन डाइऑक्साइड एज इट इज बाहर निकलता है नाइट के टाइम पे. सो अब नेट गैसियस एक्सचेंज क्या होता है? प्लांट से क्या बाहर निकलता है और क्या प्लांट के अंदर जाता है, प्लांट के अंदर. ऑक्सीजन इन हो जाएगा ना और कार्बन डाइऑक्साइड आउट. ये नाइट के टाइम पे. सो नेट एक्सचेंज, नेट गैसियस एक्सचेंज क्या होगा नाइट में? तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन इज इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट. तो इसके लिए मैंने आपको बोला था कि नाइट में इट इज नॉट प्रेफर्ड कि आप किसी प्लांट, बड़े से प्लांट के नीचे, ठीक है, इट इज नॉट प्रेफर्ड क्योंकि नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट आउट करता है, दिन के टाइम पे ऑक्सीजन आउट करता है, नेट फ्लो जो होता है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द लीव्स ड्यूरिंग द डे टाइम एंड ड्यूरिंग द नाइट में. अब शॉर्ट में आपको याद क्या रखना है? शॉर्ट में याद ये रखना है कि डे के टाइम पे ज्यादा प्लांट ऑक्सीजन बाहर करता है और नाइट के टाइम पे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड आउट करता है, एक्सहेल करता है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर. Okay, now see, we have next topic that is, अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन एनिमल्स में कैसे होता है. ठीक है, यहाँ तक हमने देखा था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. अब रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में पहले लेकिन हमने पता होना चाहिए व्हाट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. ये मैंने आपको क्लास में शायद बताया होगा. रेस्पिरेटरी सरफेस, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मैंने आपको बताया था. इट इज द फूड जिसको डिग्रेड किया जाएगा. कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है और फैट्स भी हो सकते हैं. अब रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होता है? दैट इज द क्वेश्चन. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट सरफेस, ये दैट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म होता है, ये वो पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म होता है जहां पे एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस. ठीक है, जिस पार्ट में या जिस पार्ट की वजह से, पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म की वजह से रेस्पिरेशन या गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, उसको आप बोलोगे रेस्पिरेटरी सरफेस. सो व्हाट इज रेस्पिरेटरी सरफेस? रेस्पिरेटरी सरफेस
is the part of an organism. ये ऑर्गेनिज्म का वो पार्ट होता है, ऑर्गेनिज्मस बॉडी, ऑर्गेनिज्म की बॉडी का वो पार्ट होता है where गैस या gaseous exchange takes place. That is, जहां पे क्या होगा, where oxygen and carbon dioxide exchange takes place. लिखा आपने? तो what is respiratory surface? It is that part of an organism's body where gaseous or gas exchange takes place. What do you mean by gas exchange? ऑक्सीजन का मूव इन करना और कार्बन डाइऑक्साइड का मूव आउट करना out of the organism's body. So that surface will be called as respiratory surface. Clear? सर Now- रेस्पिरेटरी सरफेस है ना, इसे हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी बोल सकते हैं ना फिर? No, it's not always कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन ही रेस्पिरेटरी सरफेस एक्ट करेगा. फॉर एग्जांपल लेट मी टॉक, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ह्यूमंस में बहुत सारे होते हैं. ऑल दोज ऑर्गन्स व्हिच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विल बी कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. लेकिन क्या सारे पार्ट्स में गैसियस एक्सचेंज होता है? ट्रैकिया में होता है? नहीं होता है, खाली एल्वियोलाई में होता है, एल्वियोलर सैक्स में होता है. तो इसलिए रेस्पिरेटरी सरफेस हम खाली एल्वियोलर सैक्स को बोलेंगे, लेकिन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हम तमाम उन ऑर्गन्स को बोलेंगे जो हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन. ठीक है? So respiratory surface is different from that of the respiratory organs. Okay? Clear? यस सर. Now, what are the characteristics? Characteristics means properties क्या होनी चाहिए किसी भी respiratory surface के. ठीक है? Characteristics of a good respiratory surface. ये visible है ना बोर्ड सबको? Yes, sir. तो रेस्पिरेटरी सरफेस का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होता है? नंबर फर्स्ट कि रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी थिन. ये पतली होनी चाहिए, इसका डायामीटर ज्यादा नहीं होना चाहिए रेस्पिरेटरी सरफेस का. क्यों होना चाहिए थिन? बिकॉज जितना थिन होगा रेस्पिरेटरी सरफेस उतना वो उसमें से गैसेस डिफ्यूज करेंगे क्विकली. ठीक है? सो थिन सरफेस इसलिए होगा टू अलाउ क्विक डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस. ठीक है? क्विक डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. तो रेस्पिरेटरी सरफेस इसीलिए थिन होती है या होनी भी चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा, क्विक डिफ्यूजन होगा. जितना कोई सरफेस मोटा होगा, जितना किसी सरफेस का डायामीटर ज्यादा होगा उतना टाइम लगेगा उसमें डिफ्यूजन होने में. तो क्योंकि रेस्पिरेटरी सरफेस थिन होती है मैक्सिमम टाइम्स, तो इसलिए ये क्विक डिफ्यूजन में एड करता है, मदद करता है. देन दूसरा, रेस्पिरेटरी सरफेस का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि रेस्पिरेटरी सरफेस मॉइस्ट होती है. मॉइस्ट मींस वाटरी होती है, इसमें म्यूकस इसके ऊपर होता है. ऐसा इसलिए होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि गैसेस लाइक ऑक्सीजन, जिनको आप रेस्पिरेटरी गैसेस बोलते हो, और कार्बन डाइऑक्साइड, इनको आप बोलोगे रेस्पिरेटरी गैसेस, वो हमेशा दे मस्ट वी कैन से दैट कि इनका हमेशा वाटर में डिसॉल्व होना, मस्ट डिसॉल्व इन वाटर टू डिफ्यूज. या मैं ऐसे बोल सकते हैं कि जो रेस्पिरेटरी गैसेस है ये वाटरी मीडियम में ज्यादा अच्छे से डिफ्यूज कर पाते हैं, या अक्सर ये वाटरी मीडियम में ही डिफ्यूजन शो करते हैं. ठीक है? बिकॉज वी नो दैट, आपको शायद पता भी होगा कि सॉलिड में रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता है एज कंपेयर टू लिक्विड्स
एंड गैसेस में सबसे ज्यादा होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये आपने पढ़ा होगा 9th में। तो सिंपली बस याद रखना है हमने कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस में पहला कि रेस्पिरेटरी सरफेस हमेशा क्या होगा, थिन होगा। दूसरा, रेस्पिरेटरी सरफेस हमेशा मॉइस्ट होना चाहिए, क्योंकि गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस जो होते हैं ये लिक्विड में ज्यादा अच्छे से या डिजॉल्व्ड फॉर्म में ज्यादा अच्छे से डिफ्यूज कर पाते हैं। Now, third important characteristic of a respiratory surface is that it must have large surface area. क्योंकि ये भी आपको पता है कि जो डिफ्यूजन है ये सरफेस एरिया के साथ इंक्रीज होता है। जितना सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगा। तो सरफेस एरिया का ज्यादा होना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्या होता है, इससे मैक्सिमाइज होता है, मैक्सिमाइज गैस एक्सचेंज। जो भी गैस एक्सचेंज होता है वो मैक्सिमाइज होता है अगर आप सरफेस एरिया को इंक्रीज करोगे। यहां तक क्लियर है? देन फोर्थ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इज रेस्पिरेटरी सरफेस इज दैट it should be rich, it should be having a rich blood supply, rich blood supply, यानी ये हाईली वेस्कुलर होना चाहिए, हाईली वेस्कुलर, यानी जो रेस्पिरेटरी सरफेस होगी उसके अराउंड ब्लड कैपिलरीज ज्यादा पाई जाएंगी। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जितना ज्यादा ब्लड होगा आसपास, एज यू नो दैट के जो एनिमल्स में होता है मैक्सिमम टाइम्स जो गैसियस एक्सचेंज होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द ब्लड। तो अगर रेस्पिरेटरी सरफेस के अराउंड ज्यादा ब्लड होगा तो इसका मतलब गैसेस ट्रांसपोर्ट करेंगे क्विकली। तो रिच ब्लड सप्लाई क्यों होगा, तो इसके नीचे आप लिखना टू ट्रांसपोर्ट गैसेस क्विकली, टू ट्रांसपोर्ट गैसेस क्विकली। तो गैसेस को ज्यादा फास्ट ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेस्पिरेटरी सरफेस के अराउंड ब्लड सप्लाई ज्यादा होनी चाहिए, और उसी को हम बोलते हैं हाईली वेस्कुलर होना या रिच इन ब्लड सप्लाई। यहां तक क्लियर है? Yes, इज sir. दिस क्लियर? तो अब हमने क्या Yes, बोला, sir. रेस्पिरेटरी वो पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म होता है, वो पार्ट ऑफ द एनिमल होता है, या वो सरफेस या वो बॉडी पार्ट जहां से एक्चुअली डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस होता है या गैसियस एक्सचेंज होता है। अब रेस्पिरेटरी सरफेस की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सरफेस थिन होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए और हाईली वेस्कुलर होनी चाहिए, यानी इट शुड बी रिच इन ब्लड सप्लाई। और इसके रीजंस मैंने आपको बताया क्यों होना चाहिए ऐसे। यहां तक क्लियर है? शैल वी मूव? इसका स्क्रीनशॉट लिया या आपने लिखा? Yes, sir. ओके, देन मैं रब करूं इसको? Yes, sir. ओके ओके, चलिए। सो देन वी विल मूव फॉरवर्ड कि एग्जांपल्स डिफरेंट एनिमल्स में रेस्पिरेटरी सरफेस की क्या होते हैं, यानी विच पार्ट ऑफ द बॉडी कैन एक्ट एज रेस्पिरेटरी सरफेस। बहुत सारे एनिमल्स में हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल पहले हम देखेंगे एमीबा में, विच इज ए यूनिसेल्युलर एनिमल। एमीबा में रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होता है? सो आपको याद रखना है द इंटायर, यस, इंटायर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जिसे आप बोलोगे, दैट एक्ट्स एज रेस्पिरेटरी सरफेस। समझ आया? एमीबा में क्या होता है कि पूरा जो सेल वॉल होता है, बाहर से प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, वो सारा हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज में। इसलिए हम बोलेंगे इसकी इंटायर बॉडी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट करता है एज रेस्पिरेटरी सरफेस। अब आपको पता है इसमें तो रेस्पिरेटरी, इसमें लंग्स होते नहीं है एमीबा में, तो इसमें कहां से गैसियस एक्सचेंज फिर होता है? इसमें गैसियस एक्सचेंज होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इन्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए ही ऑक्सीजन इन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड आउट होगा। क्लियर यहां तक? Then, when we talk about earthworms, any idea earthworm में कौन रेस्पिरेटरी सरफेस होती है?
What is the respiratory skin. surface in? Yes, very good. Earthworms में moist skin is the respiratory surface. अगर आपने अर्थवर्म को अच्छे से देखा होगा तो आप हमेशा देखोगे उसकी स्किन जो होती है वो मॉइस्ट होती है, उस पे म्यूकस सेक्रीशंस होती है, वाटरी फ्लूइड जैसा कुछ होता है, ठीक है। तो अर्थवर्म में भी रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होता है? स्किन होता है। एमीबा में क्या होता है रेस्पिरेटरी सरफेस? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। अब फिशेस में क्या होता है? यस, एनी आइडिया? Gills. वेरी गुड। फिशेस में होता है गिल्स। फिशेस में गैसेस एक्सचेंज गिल फिलामेंट से होता है। सो वी कैन से दैट गिल फिलामेंट्स जो होते हैं, गिल फिलामेंट्स, दे सर्व एज रेस्पिरेटरी सरफेस इन फिशेस। क्लियर? नाउ ह्यूमंस में क्या होता है? ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स, टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स होते हैं हायर मैमल्स में, उनमें क्या होता है? Lungs. एनी आइडिया? रेस्पिरेटरी सरफेस, लंग इज अ ऑर्गन, तो उस ऑर्गन में कुछ पार्ट्स होंगे, आपको नक्शा में बोलना है। Yes, the alveoli in the lungs are the primary respiratory surface. ठीक है? The alveoli, we will see what is alveoli later on. In the lungs, serve as primary respiratory surface. Clear यहाँ तक? So this is the general introduction about the respiratory surface. तो हमने देखा respiratory surface क्या होता है? Yes, आप बोलिए। जहाँ से gaseous exchange होता है, मतलब वो surface. Yes, it's the organism where gaseous exchange actually takes place, and oxygen is moved in and carbon dioxide is moved out. Now there are certain important characteristic feature of a respiratory surface. Like respiratory surfaces must be thin, they must be moist, there must be large surface area of these surfaces, they must be highly vascular or rich in blood supply. Now thin, why are they needed to be thin? Because they allow gases to diffuse quickly. Thin surfaces as compared to thick surfaces allow rapid diffusion of the gases. Then moist is because, why do we need respiratory surfaces to be moist? This is because gases like oxygen and carbon dioxide must dissolve in water to diffuse. Then large surface area is needed to maximize the gaseous exchange, and rich blood supply helps to transport the gases quickly. Now these are the important characteristics of a respiratory surface. Then we have seen what are the different respiratory surfaces in different organisms. For example, in amoeba, the entire plasma membrane acts as a respiratory surface. That means the gaseous exchange takes place throughout the respiratory surface, that is plasma membrane. And in earthworms, most skin is the respiratory surface. Sorry, it's not most, it's moist skin. Moist skin is the respiratory surface. And in fishes, gill filaments serve as the respiratory surface from where the gaseous exchange takes place. And in humans, the alveoli or alveolar sacs are actually the primary respiratory surfaces. Clear until this? Any questions? Shall we move forward? Any questions until this? Ask. No, sir. Then we have the next topic, that is respiration in amoeba. Okay. So we have now respiration in amoeba. Now, since we have already discussed that by respiration we mean internal and external respiration. Internal respiration का मतलब होता है सेल के अंदर फूड का ब्रेकडाउन हो जाना. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रीदिंग, गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा. तो विल टॉक अबाउट द बोथ थिंग्स. रेस्पिरेशन एमीबा में कैसे होता है. तो एमीबा आपको पता है इट्स अ यूनिसेल्युलर aquatic organism.
और ये भी आपको याद रखना है दैट इट शोज aerobic respiration. What do you mean by aerobic respiration? Respiration in presence of oxygen. Very good. Is the breakdown of food or respiratory substrate in presence of the oxygen. So that means amoeba uses molecular oxygen for the breakdown of the respiratory substrate, that is food. तो इसका मतलब यही होता है कि जो एमीबा है इसको ऑक्सीजन इनटेक करना पड़ेगा क्योंकि ये शो करता है एरोबिक रेस्पिरेशन. क्लियर? नाउ जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है एमीबा, इट इज बाय थ्रू simple and direct method. Simple and direct method called, उसे हम क्या बोलते हैं? Diffusion. Very important thing. जो एमीबा में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये कौन सी प्रोसेस से होता है? डिफ्यूजन की मदद से. अब रेस्पिरेशन का यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज. तो अगर हम एमीबा में देखेंगे गैसियस एक्सचेंज कौन सी प्रोसेस से होता है तो आपको याद रखना है सिंपल और डायरेक्ट मेथड, डिफ्यूजन की वजह से. नाउ व्हाट इज द डिफ्यूजन? डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? इट इज द मूवमेंट ऑफ substances from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration. यहां तक क्लियर है? तो एमीबा में रेस्पिरेशन जो होता है या गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो डिफ्यूजन की वजह से होता है. और डिफ्यूजन का मतलब होता है जब गैसेस करेंगे मूवमेंट या कोई भी सब्सटेंस हो, जब इधर पे गैसेस ही है, गैसेस का मूवमेंट होगा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, या हम बोलेंगे फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. क्लियर यहां तक? बिकॉज जो एमीबा होता है, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, एमीबा का साइज क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, स्मॉल साइज होता है. तो इसमें कोई देयर इज नो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी, देयर इज नो स्पेशलाइज्ड, यानी इसमें कोई खास किस्म का, ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं. देयर इज नो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, क्योंकि इसका साइज एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है तो इसमें कोई अलग से रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है. इंस्टेड बल्कि क्या होता है? इंस्टेड द एंटायर सरफेस ऑफ इट्स बॉडी, द एंटायर surface of its body acts as a respiratory surface. ये तो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया क्योंकि एमीबा जो है वो एक ही सेल का कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, एक सेल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है. तो इसमें कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, अलग से कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, बल्कि इसका जो सेल वॉल होता है, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही एक्ट करता है एज रेस्पिरेटरी सरफेस. यानी असल में गैसियस एक्सचेंज कहां से होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है. क्लियर यहां तक? Is there any question until this? No, sir. Now, ऑक्सीजन वाटर में होता है? Yes, sir. Dissolved form में. वेरी गुड. सो एमीबा जो है ये ऑक्सीजन कहां से, कौन सी फॉर्म में?
तो वी कैन से दैट Dissolves. जो वाटर होता है, एमीबा क्योंकि हमने पहले ही बोला एक्वेटिक है, के आसपास क्या होगा, वाटर होगा, है ना। तो इसके मीडियम में वाटर होगा, और जब सराउंडिंग वाटर में क्या होता है आपको याद रखना है, इसमें होता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है। सो सराउंडिंग वाटर में क्या होगा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, क्लियर। और ये एमीबा इसी ऑक्सीजन को, दिस ऑक्सीजन, ये जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन diffuses directly this oxygen diffuses directly through thin plasma membrane into the cell. अब रेस्पिरेशन में जो गैसियस एक्सचेंज होता है एमीबा में, वो एमीबा एक्चुअली डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का इनटेक करता है, और वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ये अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए से अपनी सेल के अंदर ले सकता है। क्लियर यहां तक? देन वंस दिस ऑक्सीजन इज इन, जब ये ऑक्सीजन एक बार इस एमीबा के सेल में आ गया, फिर क्योंकि एमीबा स्मॉलर साइज का ऑर्गेनिज्म है, ये ऑक्सीजन फिर डिफ्यूज हो जाएगा थ्रू आउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। So we can say that this oxygen is then used, or rather we can say that due to small size, क्योंकि एमीबा में जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, ऑक्सीजन क्विकली डिफ्यूजेस, ये जल्दी जल्दी डिफ्यूज, यहां हम बोल सकते हैं सेपरेट हो जाता है throughout the cytoplasm. What is cytoplasm? Anybody? साइटोप्लाज्म क्या होता है? Fluid part of the cell. There is fluid part in the nucleus as well. Shall we call that cytoplasm? नो सर, ये सरफेस होती है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो भी मतलब वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। Is actually the jelly-like substance which fills the gap between the outer nuclear membrane and inside of the plasma membrane. Plasma membrane, let's suppose this is a cell. Inside this is a nucleus. Now, in between this nucleus and this inner side of the plasma membrane, there is a gel-like fluid, and that is called as cytoplasm. Okay. So the space between the outer nuclear membrane and plasma membrane is filled with a jelly-like substance, and that jelly-like substance is called as a cytoplasm. Okay, now this oxygen, once taken in by the process of diffusion, it rapidly or quickly separates throughout the cytoplasm. Why is this quick separate of the oxygen possible in the amoeba? This is because of its small size. Because amoeba is a unicellular organism, it's a microscopic size, and that's why the oxygen diffuses rapidly, rather separates rapidly throughout the cytoplasm. Clear? Now this oxygen is then used. This oxygen is then used in the breakdown of respiratory substrate. What is respiratory substrate? It is the food from which we will derive the energy. Okay. So once this oxygen is in, then this oxygen will be used in the mitochondria for the breakdown of the respiratory substrate to release energy. Clear? So हमने क्या बोला कि जो एमीबा है ये एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो ये एक्वेटिक मीडियम में होगा जहां पे ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और क्योंकि ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है,
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए सेल के अंदर जाएगा, एमीबा के अंदर जाएगा। वंस इट इज इनसाइड द साइटोप्लाज्म, देन क्योंकि सेल का साइज बहुत छोटा है, ये ऑक्सीजन पूरा साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा और फैलने के बाद इसको माइटोकॉन्ड्रिया में इनटेक किया जाएगा। वहां पे वो माइटोकॉन्ड्रिया में ये ऑक्सीजन यूज किया जाएगा फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट टू रिलीज द एनर्जी। क्लियर? एंड दैट एनर्जी इज देन यूज्ड फॉर द metabolism, rather we can say for deriving various life processes. Okay, clear है यहाँ तक? Yes, sir. Now, so this is the intake of the oxygen. Once this oxygen is used for the breakdown of respiratory substrate, what will be the byproduct? Byproduct क्या बनेगा वहां पे? As a result of aerobic respiration, carbon dioxide will be produced, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लास्ट में एंड प्रोडक्ट बनता है। तो क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है एमीबा में, तो एंड में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। बनेगा कि नहीं? और ये आपको पता है कि अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड को सेल के अंदर रखेंगे तो ये टॉक्सिक होगा, ये सेल को नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं करने देगा। तो इसलिए इस कार्बन डाइऑक्साइड को जल्दी जल्दी एक्सपेल आउट करना पड़ेगा। तो अब एक्सपेल्शन के लिए क्या है एमीबा में? ठीक है ना, दिस कार्बन डाइऑक्साइड लाइक ऑक्सीजन, दिस कार्बन डाइऑक्साइड लाइक ऑक्सीजन, जिस तरीके से ऑक्सीजन डिफ्यूज किया गया था इनसाइड, इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज किया जाएगा आउटसाइड। क्लियर? moves across the cell membrane by diffusion, moves across the cell membrane by diffusion। तो ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन की वजह से या ब्रेकडाउन ऑफ द फूड की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड अब क्या किया जाएगा? इसको अब डिफ्यूज आउट किया जाएगा सेल मेम्ब्रेन के हेल्प से। क्लियर यहां तक? Is there any question into the surrounding water? Is there any question? No, sir. Okay. Now, तो हमने बस याद रखना है कि ऑक्सीजन भी सेल के अंदर डिफ्यूजन की वजह से एमीबा में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन की वजह से ही बाहर एक्सपेल किया जाता है। क्लियर? एंड डिफ्यूजन का मतलब होता है, देखिए असल में होता है क्या, मान लीजिए ये एक एमीबा है, दिस इज एमीबा, अब दिस इज द सराउंडिंग वाटर, ये इसका सराउंडिंग वाटर है। अब वाटर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और सेल के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है। क्लियर? एंड ऑक्सीजन क्या करेगा? अगर बाहर हायर कंसंट्रेशन है, अंदर लोअर कंसंट्रेशन है, सो ऑक्सीजन विल मूव, इट विल मूव in. Is that clear? By what? By diffusion. Clear? Now, once this oxygen is used, तो वहां से बनेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर बन रहा है, तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है अंदर की तरफ एज कंपेयर टू सेल के बाहर यानी वाटर में। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? सेल से बाहर निकलेगा by the process of diffusion from the region of its higher concentration to the region of its lower concentration. Is that clear to you? Yes, sir. Now, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि जो डिफ्यूजन है ये इफेक्टिव रहता है शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, डिफ्यूजन लॉन्ग डिस्टेंसेस में ज्यादा टाइम लेगा।
So it has been estimated अगर हमें डिफ्यूजन के जरिए से ऑक्सीजन पहुंचाना है लंग से टोज तक, तो it will be, it will take some hundreds of days for oxygen to diffuse from the lungs up to the toes. So क्योंकि डिफ्यूजन जो होता है ना, ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है, तो इसलिए डिफ्यूजन आपको याद रखना है, ये ज्यादा इफेक्टिव किन में रहता है, सिंगल सेलेड ऑर्गेनिज्म में रहता है या छोटे साइज वाले ऑर्गेनिजम्स में रहता है. So diffusion is because the process of diffusion is effective only over a short distance. So it works efficiently in small sized या small single celled organisms like amoeba. ठीक है, ये बात आपको याद रहेगी ना, क्योंकि क्यों डिफ्यूजन होता है इंपॉर्टेंट इन ओनली लिविंग, क्या बोलते हैं इनको, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि उनका साइज स्मॉल होता है और डिफ्यूजन शॉर्टर डिस्टेंसेस पे ज्यादा अच्छे से काम कर पाता है एज कंपेयर टू लॉन्गर डिस्टेंसेस. इट विल टेक टाइम for gases to diffuse through longer distances as compared to the shorter distances. Is that clear? Now then, amoeba में आपको याद रखना, it entirely depends on the diffusion. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से इसका डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस टेक्स प्लेस. सो इट entirely depends on the diffusion, क्योंकि इसमें कोई अलग से रेस्पिरेटरी ऑर्गन है नहीं. क्लियर? चलिए, सो दिस वाज अबाउट द रेस्पिरेशन इन amoeba. तो अब हमने शॉर्ट में याद क्या रखना है, समराइज क्या करना है. विल सी दैट amoeba इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और वाटर में होता है, तो इसके सराउंडिंग में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है. ये उस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को डिफ्यूजन के जरिए अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लेके जाता है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल. एंड वंस दिस ऑक्सीजन इज इनसाइड द सेल, इस ऑक्सीजन को यूज किया जाएगा इन द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, और वहां से प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे सेल के अंदर ज्यादा जमा होगा एज कंपेयर टू सेल के बाहर, जिसकी वजह से उस कार्बन डाइऑक्साइड की फिर मूवमेंट होगी इन से आउट की तरफ. क्लियर? यहां तक क्लियर है? इज देयर एनी क्वेश्चन? No, sir. We move forward. Class is over, I guess. Yes, क्लास sir. हो Yes, sir. गई? तो कल हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म्स की, पढ़ेंगे आज ही. इट्स अ वेरी शॉर्ट टॉपिक, इट विल टेक 5 minutes ओनली. चल भी? ओके, चलिए कल पढ़ते हैं. ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन है? No, sir. देन यू कैन आस्क. ये समझ आया ना अच्छे से, रेस्पिरेशन इन एमीबा? Yes, sir. Okay, then I will take the leave. If you have any questions, then you can tell me. Okay, I hope you have understood all the important points in this topic. आप कॉपी मेंटेन करना और इसको अच्छे से नोट बना के अपने लिए रखना. ठीक है, you can take the screenshots as well. Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir.